हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम एक नया बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड ये कंपनी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। ये पहले एक अच्छा बिजनेस चला रहे थे कंपनी, एंड आफ्टर सर्टन थिंग्स उन्होंने कुछ नई चीज़ें ट्राई करी अपने बिजनेस में, एंड ड्यू टू दैट बिजनेस कोलैप्स हो गया, डेट ट्रैप में फंस गए, एंड उसके बाद में बैंकरप्सी के स्टेज पे आ गए। एंड अभी रिसेंट में कंपनी ने अपना टर्न अराउंड किया है, वापस अपने बिजनेस को बनाया है, एंड एक अच्छे बिजनेस को रन करने के डायरेक्शन में कंपनी जा रही है। राइट, सो इस बिजनेस का स्टडी करेंगे। एंड बिफोर दैट वांट टू क्लैरिफाई, कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स, रिकमेंडेशन, सजेशंस नहीं है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी, डू योर रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। एंड इस कंपनी का नाम है सेजल ग्लास। सो ग्लास से समझ में आ गया होगा आपको। अभी आपने सेजल ग्लास का काफ़ी सुना भी होगा नाम, क्योंकि द मेन पॉइंट कि इतना भी थोड़ा सा काइंड ऑफ सुनने में आ रहा है कि इन्होंने भी टर्न अराउंड किया, एंड ड्यू टू दैट टर्न अराउंड स्टोरी इट इज़ क्वाइट पॉपुलर नाउ। राइट, सो या एंड ग्लास से आपको सुन के समझ में आ गया, बट इट हैज़ सम बिजनेस रिलेटेड टू ग्लास ओनली। एंड ये बेसिकली क्या करते हैं ना, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में जो भी ग्लासेस का यूज़ होता है टू मेक लाइक पार्टीशियंस, आपके विंडोज, फसाड, ये सब में ना ये जो भी ग्लास लगते हैं, दैट मेक्स सेजल लिमिटेड। राइट, अब उसका भी प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। मतलब उस प्रोसीजर में आता क्या क्या है, एंड क्या ऐसा है जो सेजल आपका स्पेशली कर रहा है, एंड बाकी कंपनी से थोड़ा सा अलग है काइंड ऑफ। एंड एक नॉर्मल ग्लास एंड सेजल ग्लास से हम क्या क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो वो चीज़ को भी समझेंगे। थोड़ा सा कंपनी की हिस्ट्री बता देती हूँ। तो 1991 के आसपास कंपनी उन्होंने शुरू की, एंड उस वक्त ये सिर्फ ग्लास का ट्रेडिंग करते थे। खुद का कोई इनका मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडिशन वाला चीज़ नहीं था। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स 1998 एंड 2000s के आसपास आपका इन्होंने ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, मेजरली आपका ग्लास सोल्यूशन प्रोवाइडर के नाम से आप जान सकते हो, इन्होंने ना कुछ वैल्यू एडिशंस करने शुरू की अपने ग्लास में। राइट, अब वो वैल्यू एडिशंस कैसे वो भी डिस्कस करेंगे। सो ये एक मेजर मेजर आपका B2B बिजनेस मॉडल है। ये आपके जो फ्लैट लाइक जो नॉर्मल आपके ग्लासेस होते हैं, जो आपका बेसिक रॉ ग्लास होता है, जो मिट्टी वाले प्रोसीजर से बनता है, एंड इट कैन बी ब्रेक। सो उसको लेकर ये कुछ उसमें वैल्यू एडिशंस करके आपके जो आज के लाइक मॉडर्न, इफ़ यू लुक एट इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपना इतना एडवांस लेवल पे चल रहा है, उसके स्टैंडर्ड्स को, उसकी डिमांड को मीट करने के लिए दे डू सम वैल्यू एडिशन टू द थिंग, एंड फिर वो आगे सप्लाई करते हैं। राइट, सो इट्स अ B2B बिजनेस। अब समझो कि ग्लास बनाने का प्रोसीजर, आई होप आप सबको पता होगा। एंड इफ यू डोंट नो, थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता देती हूँ। सो देयर इज अ सैंड कॉल्ड सिलिका, एंड उस सैंड का यूज़ किया जाता है। मेजरली सिलिका यूज़ होता है ना, उसके अलावा भी कई सारे सैंड्स यूज़ होते हैं। सो सिलिका को लेकर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे आपका उसको गर्म किया जाता है, अराउंड लाइक योर 1800 डिग्री सेल्सियस और समथिंग। उसमें आपका लाइमस्टोन एंड सोडाश और समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ केमिकल्स भी मिक्स किए जाते हैं। एंड आफ्टर बर्निंग इट लाइक कम्प्लीटली मॉल्टन स्टेज पे जब वो आ जाती है, यू गेट योर ग्लास। अब उस ग्लास से आप कई चीज़ें बना सकते हो, बॉटल्स, कप्स, योर वाइन ग्लासेस, एंड जो एक बेसिक आपका ग्लास है, कुछ भी उससे अब बन सकता है। राइट, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो यूज़ कर सकते हो, बट एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर आप अगर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका यूज़ ले रहे हो, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो वेदर कंडीशंस को झेल ले। वो कोई भी तरह के लाइक डेली लाइफस्टाइल जैसी एक कॉर्पोरेट बिजनेस में अगर आप एक बिल्डिंग देखोगे, कोई भी कॉर्पोरेट बिल्डिंग, उसमें कई तरह की चीज़ें होती है, तोड़ा फोड़ी, ये सब कुछ, वो सब झेलने के लायक हो। अगर रोज़ आपका कांच ब्रेक ऑफ होगा एंड नहीं चलेगा, उसमें प्रोटेक्शन नहीं है, वो हीट नहीं रोक पाता है, सो उसका वहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं है। सो लाइक रियलाइजिंग दीज प्रॉब्लम्स, सेजल यहाँ पे अपना बिजनेस लेके आता है। एंड वो क्या करते हैं कि जो आपके नॉर्मल ग्लासेस होते हैं वो लेते हैं, एंड उसमें कुछ वैल्यू एडिशंस करते हैं। उस नॉर्मल ग्लास को एक एक सुपर ग्लास बनाते हैं। मैं एक वर्ड से आपको समझा रही हूँ। उसको एक सुपर ग्लास बनाते हैं, आगे सेल करते हैं। इट इज़ लाइक आपने दूध खरीदा, आपने चाय बनाई, आपने उसमें अपना एक मिक्स ऐड किया, एंड यू प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर्स। राइट, सो आई होप ऐसे आपको समझ में आ गया होगा।
एंड अब देखते हैं कि कैसे, मतलब अब प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। एंड इनके जो कस्टमर्स हैं तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, आर्किटेक्चरल फर्म्स होंगी, आपके बड़े बड़े जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चलते हैं या रियल इस्टेट के जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उन सब का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो सब हो जाएंगे। एंड बड़े बड़े गल्फ़ कंट्रीज़ में स्पेशली इनका अच्छा प्रेजेंस है। सो वहाँ पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे ये सब उनके डायरेक्ट कस्टमर से हम लोग हैं, कंज्यूम तो हमें ही करना है। इज़ लाइक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो लग रहा है वो हमारे लिए, बट वी आर द इनडायरेक्ट कंज्यूमर्स, कस्टमर्स वो लोग हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ दिस कंपनी ऑपरेट्स। एंड अब देखते कि लाइक थोड़ा सा ये लोग क्या क्या चीज़ जो है बनाते हैं, प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेजरली जो सेजल कर रहा है वो है कि ग्लास सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट इंडस्ट्री के डिफरेंट डिमांड के अकॉर्डिंग वो ग्लास प्रोवाइड कर रहा है। लाइक आपका ग्लास कटिंग, शेपिंग, कस्टमाइजेशन एंड कंप्लीट ग्लास प्लानिंग ये लोग करके देते हैं। एंड लाइक कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कटिंग या कोई कलर की रिक्वायरमेंट है, सेजल डज दैट फॉर द कंपनी। सो इट्स लाइक अ वैल्यू एडिशन गेम ओवर हियर, राइट। एक नॉर्मल सा ब्रेकेबल ग्लास और जो कि स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है एंड इट इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव इन वेदर कंडीशंस, उसको लेकर अच्छा खासा उसमें अपना डिमांड के अकॉर्डिंग वैल्यू एडिशन करके आगे बेच देते हैं। सो दिस इज़ हाउ दे ऑपरेट। एंड इनके जो प्रोडक्ट्स हमको स्टडी करेंगे, सो सबसे पहली जो चीज़ ये बनाते हैं दैट इज़ टफन ग्लास। एक नॉर्मल ग्लास और एक टफन ग्लास में ये डिफरेंस है कि टफन ग्लास इज़ मोर लाइक स्ट्रॉन्गर एंड थिकर, राइट। सो उसमें ना आपको बेटर, आप उससे एक नॉर्मल रॉ ग्लास से टफन ग्लास इज़ दी फार बेटर। एंड टफन ग्लास इज़ दी थिंग जो कि यूजुअली हर घर में एंड हर जगहों पे यूज़ होता है। इसका प्रोसीजर पहले समझो। टफन ग्लास में होता क्या है, एक एक ग्लास को लिया जाता है, उसको अच्छे से वॉश वगैरह करके एंड उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर, ग्लास आपका ऑलरेडी बना हुआ है, राइट, उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। एंड एक्सट्रीम हीट के बाद में उसको एक्सट्रीम इमिजिएटली ठंडा कर दिया जाता है। उससे क्या होता है ना, उसके बाहर की जो लेयर है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बट इनसाइड लाइक जो अंदर की लेयर है ग्लास की, जो पिघली हुई थी ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट, वो धीरे धीरे ठंडी होती है। इस टाइप से लाइक आपका ना ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग, एक तो बहुत ही आपका कच्चा सा ग्लास है एंड ये यहाँ पे इस प्रोसीजर के बाद एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड, वो भी इमीडिएट आपका वो झेलने के बाद में वो आपका ग्लास जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड इट इज़ रेडी फॉर सेवरल पर्पसेज, जैसे आपके विंडोज़ हो गए एंड ऑल द थिंग्स। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी जगह पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप टफन ग्लास देखोगे, राइट। सो इसका यूज़ मेजरली ऑफिसेज हो गया, आपके मॉल्स हो गए, योर हॉस्पिटल्स, इवन योर हाउसेज एंड कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी बिल्डिंग हो गया, एवरीवेयर यू कैन फाइंड एनी टफन ग्लास, राइट। एंड बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। इसके बाद में सेकंड काइंड ऑफ कैटेगरी आती है। अच्छा, टफन ग्लास को ये जो बोल के सेल करते हैं दैट इज़ योर सॉलिड एंड फोर्ड ग्लास, राइट। थोड़े से नाम इनके अलग है, सो बट मेजरली आपको प्रोडक्ट का आइडिया होना ज़रूरी है। इसके अलावा लेमिनेटेड ग्लास ये बनाते हैं। लेमिनेटेड ग्लास में ना ये इंटरेस्टिंग है बहुत ही। तो लेमिनेटेड ग्लास में क्या होता है ना कि इसको थोड़ा सा समझो, टफन ग्लास जैसे ही है बट उससे भी ज़्यादा अच्छा है। कैसे कि ये क्या करता है ना, दो ग्लास लिए पतले पतले एंड या फिर जो भी उसकी थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग, एंड उसके बीच में एक फिल्म लगता है आपका, राइट। ये पतली सी आपकी एक काइंड ऑफ पीवीबी फिल्म लगती है एंड उससे ही दोनों ग्लास चिपक जाते हैं, राइट। अब उससे होता क्या है, ये लेमिनेटेड ग्लास है आपका। एंड यहाँ पे जब आपका ग्लास ब्रेक हो जाता है, अगर आपने कभी देखा होगा जो ट्रक होते हैं, ट्रक हो गया एंड कार हो गई, इनके जब ग्लास टूट जाते हैं ना, ऐसे मतलब कोई अगर आप ऐसे पत्थर वत्थर मारोगे एंड जो टूट जाते, बट टूट के वो जो कांच है आपका वहाँ से अलग नहीं होता है, गिर नहीं जाता है, वो वहीं चिपका रहता है। इट इज़ लाइक वो टूट चुका है बट इट इज़ स्टिल देयर, राइट। वो कांच का एक एक पीस वहाँ पे चिपका है, जैसे कि अंदर कुछ है वो चिपका हुआ है। इवन फ़ोन का जो ग्लास होता है हमारा, ये पूरा जब वो उसको उतारा जाता है ना, वो अलग अलग नहीं हो जाते कांच उसके, वो एक ऐसे पतली सी एक आपकी फिल्म रहती है जिसपे वो चिपके हुए रहते हैं, इट्स लाइक अ ग्लू, राइट। सो वो होता है आपका लेमिनेटेड ग्लास। अब इसका फ़ायदा क्या है सबसे बड़ा, जैसे कोई भी जगह है जहाँ पर ज़्यादातर टूटने के चांस है, ज़्यादातर आपको लगता है यहाँ पे बहुत जल्दी टूट जाएगा, स्पेशली जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये ट्रक और कार का है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि कांच उतर के लग ना जाए एंड कांच उतर के कोई हार्म ना कर दे,
इसलिए वहाँ पे वो लेमिनेटेड फिल्म है, अगर टूट भी जाए तो उस पे ही चिपका रहेगा। एंड हेयर यू यूज़ अ लेमिनेटेड ये वाला ग्लास। सो इसका मेजर मेजर यूज़ ऑटोमोबाइल्स में भी होता है, स्पेशली इन द फ्रंट ग्लास। एंड इसके अलावा जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, जो ज़्यादा पब्लिक वाली जगह है वहाँ पे भी इनका यूज़ होता है, ताकि एटलीस्ट सेफ रहे, है ना। कांच इज़ अ वेरी वेरी लाइक फ्रजाइल काइंड ऑफ कमोडिटी, एंड जिसकी वजह से हमको जो है हार्मफुल भी है काफ़ी, बट स्टिल इट लुक्स वेरी प्रीमियम, वेरी प्रीशियस। कांच की कोई भी चीज़ हमें फटाक से अट्रैक्ट कर ली, जबकि उसमें ना बस एक वो शाइनी है, इट लुक्स प्रीमियम। एंड जो चीज़ फ्रजाइल होती है उसी की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। जो चीज़ बहुत जल्दी मतलब कांच को इतना वैल्यू क्यों करते हैं पता है, एक बार गिर गया ख़त्म है, फिर उसके बाद में यू कैन नॉट लाइक डू एनीथिंग विद दैट। एंड वन मोर थिंग, इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड एज वेल। सो कांच को कोई रिपेयर नहीं कर सकता। हाँ, एक और इसकी अच्छी चीज़ है कि इट कैन बी रिसाइकल्ड। बार बार आपको सेम प्रोसीजर, मतलब जितने भी कांच के यूज़ होते हैं उसमें से 50% कांच अगर आपके टूट भी जाते हैं, यू कैन रिसाइकल देम। एंड दिस इज़ हाउ वर्ल्ड वर्क्स। हर बार थोड़ी ना वो मिट्टी को पिघला पिघला के एंड वो नए कांच बनाते रहेंगे। दे मोस्ट ऑफ देम आर रिसाइकल्ड, है ना। सो ये एक इनकी सबसे अच्छी चीज़ है, मतलब कांच की एक सबसे अच्छी चीज़ है जो कि की जा सकती है। सो एक ये लेमिनेटेड वाला आपका हो गया, जिसको ये सेजल ग्लास बोलते हैं, आर्मर ग्लास, राइट। सो आर्मर इज द सेंस आप उसको अगर मारोगे फोड़ोगे तो भी वो वहीं रहेगा, एटलीस्ट वो हार्म नहीं करेगा आपको, है ना। मजबूत तो है। सो अगर मजबूती नहीं दे सकते तो फिर सेजल का कोई रोल नहीं है। मतलब हर ग्लास में स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करना ये तो है ही है। इसके अलावा आपका आता है इंसुलेटेड ग्लास। सो इसको समझो। इंसुलेटेड ग्लास आपका क्या करता है, लाइक दो ग्लास आपके लिए जाते हैं, एंड दो ग्लास को एक फ्रेम में डाल के दोनों के बीच में वैक्यूम होता है, ठीक है। दोनों के बीच में आप समझ लो हवा होती है। आपने कभी कभी ना ऐसे कांच देखे होंगे जिसमें आप टच करते हो और आपको लगता है कि अरे यार मैं इस कांच के उस पार नहीं टच कर पा रहा है, मेरी फिंगर जो है ऐसा लग रहा है उस कांच के उस पार भी एक और कांच है ना। सो वो आपका होता है इंसुलेटेड ग्लास, जिसमें छोटा सा एक सेक्शन होता है बीच में जहाँ पे वैक्यूम होता है। एंड ये इसीलिए बनाया जाता है कि लाइक इंसुलेशन मीन्स व्हाट, ताकि आपका इससे इस पार ना जाए, राइट। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। सो हीट, जैसे मान लो किसी जगह पे हीट ट्रैप करना है, या फिर आप चाहते हो कि बाहर की जो भी वेदर कंडीशन है वो अंदर ना आए। सो जो गर्म, जिन जगहों को हमको गर्म रखना होता है, मेजरली वहाँ पे इंसुलेटेड ग्लास का यूज़ होता है। एंड शोर शराबे वाली जगह को अवॉइड करने के लिए इंसुलेटेड ग्लास का यूज़ होता है। बाहर बहुत शोर है, बहुत शराब है, सो वहाँ आप अंदर इंसुलेटेड ग्लास लगाते हो ताकि डायरेक्ट अंदर ना आए। एंड इसमें ना आपका एक और चीज़ होता है, इंसुलेटेड ग्लास वॉज दी वन थिंग जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा व्हेन आई वाज स्टडिंग इट। सो इसमें ना क्या होता है कि आपके स्टील का भी होता है, उनका और भी कई सारे मटेरियल्स होते हैं। सो एक पर्टिकुलर स्टील का फ्रेम बनाया जाता है, उसमें दोनों साइड से ग्लास रखे जाता है, एंड बीच में जो आपकी स्टील की फ्रेम है उसमें काइंड ऑफ एक एक डस्ट डाली जाती है, मैंने नाम नहीं लिखा है। एक मतलब उस डस्ट का जो रोल है वो रहता है कि जैसे आपका उसमें ना मॉइस्चर ना आ जाए, क्योंकि बीच में वैक्यूम है, जगह है, एंड वहाँ पे मॉइस्चर ना क्रिएट हो जाए, या फिर कोई भी हवा निकले नहीं वहाँ से, एंड ऑल द थिंग्स। सो उस सब को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे ना एक डेसिकेंट लगाया जाता है। डेसिकेंट आपका स्टील की रॉड के, जो स्टील का फ्रेम है उसके अंदर ही होता है, एंड दैट प्रिवेंट्स कि आपकी बाहर की हवा अंदर ना आए एंड अंदर की हवा बाहर ना जाए, या बाहर का शोर अंदर ना आए, शोर ऐसा अंदर का शोर बाहर ना जाए, है ना। सो इस सब के लिए आपका इंसुलेटेड ग्लास यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है। हॉस्पिटल्स हो गए, आईटी पार्क्स हो गए आपके, एंड मेजरली एयरपोर्ट, जो बहुत ही काइंड ऑफ आपको ऐसा एरिया चाहिए जो प्रीमियम है, जहाँ आपको ज़्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए, एंड एक वार्म प्लेस क्रिएट करना है, वहाँ पे आपके जो डोर्स या विंडोज़ बनेंगे वो इंसुलेटेड ग्लास के बनेंगे। एंड क्योंकि यहाँ पे दो ग्लास होते हैं तो उसका ना लाइक इफेक्ट भी स्ट्रॉन्गर साइड पे रहता है, right. So this is how your insulated glass works, and majorly IT parks, offices and data centers वगैरह में इसका यूज़ होता है। डेटा सेंटर में इज़ लाइक कि उनको ठंडा रखना पड़ता है ना, डेटा सेंटर्स को बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं सिस्टम्स। सो उस हीट वो बाहर से हीट इफेक्ट ना करे, अंदर कूलिंग सेंसेशन रहे, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, राइट। इसके अलावा आपका एक हीट कंट्रोल ग्लास भी आता है। सो वहाँ पे ना क्या किया जाता है, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ, इसको ना इन्होंने नाम दिया है टोन ग्लास। इंसुलेटेड ग्लास का नाम दिया इन्होंने कूल ग्लास, एंड ये हीट वाले का नाम दिया टोन ग्लास।
सो दैट आपको ना बाहर से हीट ना इफेक्ट करे। एंड मतलब इंसुलेटेड ग्लास को भी आप एज अ हीट वाले पर्सपेक्टिव में भी यूज़ कर सकते हो और गर्मी वाले में भी कर सकते हो, मतलब सर्दी वाले में भी कर सकते हो। बाहर की गर्मी अंदर ना आए उसमें भी कर सकते हो और बाहर की सर्दी अंदर ना आए उसमें भी कर सकते हो। फिर एक आपका ये इन्होंने बोला टोन ग्लास, जिसमें ना स्पेशल काइंड ऑफ लेयर्स लगाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्मी है वो अंदर ना आ सके। जितनी भी सनलाइट हो बाहर से रिफ्लेक्ट हो जाए। इफ़ यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 और 7, जैसे कुछ ग्लासेस होते हैं जिन पे हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है, सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो उस पर्सपेक्टिव से इन्होंने ये हीट ग्लासेस भी बनाया जिसको टोन ग्लास भी बोलते हैं। एंड इसका मेजरली यूज़ आपका कॉर्पोरेट एंड इन सब में होता है। मतलब सारे जितने भी क्लासेस है सब कॉर्पोरेट या फिर कोई आईटी सेंटर या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन घरों में इनमें यूज़ होंगे, डिपेंडिंग कि कितना बड़ा वो एरिया है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि सेजल के जो भी ग्लास वगैरह है डायरेक्ट होम वगैरह में नहीं आते, दे आर मेड टू यूज़ इन बिग इंफ्रास्ट्रक्चर्स ओनली। सो वहाँ आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। बट ये मेजरली हम प्रोडक्ट्स को डिस्कस करें ताकि हमको पता रहे किस चीज़ में ज़्यादा मार्जिन हो सकता है एंड क्या चीज़ का डिमांड सबसे ज़्यादा आगे चल के हो सकता है, राइट। इसके अलावा एक इन्होंने बोला डेकोरेटिव ग्लास। तो ये तो बहुत ही ईजी है, जहाँ पे आप कलर हो गया, प्रिंट हो गया या फिर टेक्सचर हो गया कोई पर्टिकुलर, उससे आप जो है डिफ्रेंशिएट करते हो अपने ग्लास को। एंड जैसे आपने देखा होगा काफ़ी होटल्स हो गए एंड आपके रिसेप्शनिस्ट ये रिसेप्शन वाला जो एरिया होता है उस पर्टिकुलर एरिया में आपके अलग टाइप के ग्लासेस होते हैं। सो दीज आर लाइक जहाँ पे आपका टेक्सचर भी आपको देखने मिलेगा, शेप्स के थ्रू नए नए ग्लासेस होते हैं वहाँ पे। सो ये डेकोरेटिव ग्लासेस भी सेजल ग्लास बनाता है। इसके बाद में आपका फायर रेटेड, दैट इज़ फायर बैन ग्लास, जो सेजल फायर बैन इसको बोलता है एंड द कैटेगरी इज़ फायर रेटेड। सो यहाँ पे आपको ना एक फायर, जैसे कि ग्लास जो है आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्रैक हो जाता है ना। सो वो क्रैक ना हो एंड उससे प्रोटेक्शन मिल सके हीट से। एंड अगर मान लो किसी भी रूम में आग लग चुकी है, सो एटलीस्ट वो ग्लास उसको झेल सके एंड बाहर ना आए। क्रैक होगी तो आपको पूरा फैल सकती है ना आग। सो उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से टू प्रोटेक्ट पीपल विथ फायर, यहाँ पे फायर रेटेड वाली कैटेगरी भी है सेजल के पास में, जहाँ पे ये लोग ना मतलब इसका मेजर प्रोसीजर यही होता है कि आपका एक नॉर्मल जो ग्लास है, टफन ग्लास ले लो आप, उसके ऊपर कई सारी लेयर्स लगाई जाती है ताकि ये हीट, मतलब जो ग्लास है वो डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में ना आए। एंड बीच में ऐसी कई सारी हीट प्रोटेक्शन लेयर्स लगाई जाती है जिससे ग्लास को कोई इफेक्ट ना हो, वो लंबा चल सके। इट्स लाइक बहुत जल्दी क्रैक ना हो। एंड ऑफ द डे इट्स ग्लास क्रैक होने के चांसेस स्टिल आर देयर, बट ये कि आप उसको कितने वक्त तक रोक सकते हो, कितने कितने लेवल तक की वो हीट जो है झेल सकता है। सो दिस इज़ हाउ यू गेट सम प्रोटेक्शन इन दिस पर्टिकुलर फायर वाला सिस्टम। सो ये कि उसमें कुछ हीट रेजिस्टेंट जेल्स लगाए जाते हैं और कई लेयर्स में लगाए जाते हैं, जिससे वो एक एंड ऑफ द डे फायर रेटेड कैटेगरी में आता है। एंड इट मतलब ईजिली उस पर आग वाग नहीं लगती और क्रैक वैक नहीं होता है वो, राइट। सो यहाँ पे कुछ मेजर काइंड ऑफ ग्लास की कैटेगरीज है, प्रोडक्ट्स है जो कि सेजल सेल करता है। एंड वन मोर इज़ देयर विच इज़ योर बुलेट प्रूफ ग्लास। सो ये अभी इनके पोर्टफोलियो में नहीं है बट बहुत ही जल्दी दे विल बी हैविंग दिस बुलेट प्रूफ ग्लास एज वेल, जिसमें बुलेट प्रूफ ग्लास में क्या होता है ना कि दे आर मैनी लाइक आपका जो ग्लास होता है उसके अंदर कई सारी लेयर्स होती है सो दैट यू कैन प्रिवेंट बुलेट टू क्रैक इट इनसाइड, राइट। इसमें पॉलीविनिल नाम से एक पर्टिकुलर फिल्म होती है जो कि प्रिवेंट करती है किसी भी सरफेस को लाइक चीर के अंदर जाने से। एंड इट इज़ सम मोर लाइक फिजिक्स, क्योंकि ना वो क्या करती है, आपका ग्लास तो ब्रेक हो गया बट उसके बाद में सरफेस टेंशन को कम कर देती है सो दैट आपका जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स कम लगता है एंड उसकी स्पीड, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो घट जाती है, राइट। इसलिए पॉलीविनिल नाम है इसका। एंड लाइक और भी कई सारी फिल्म्स है। सो ये पर्टिकुलर पॉलीविनिल नाम से जो फिल्म है उसका यूज़ किया जाता है इन द बुलेट प्रूफ सेक्शन, जिसका अभी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि मेजर सेगमेंट अभी इनका ये नहीं है।
एंड बहुत जल्दी बुलेट प्रूफ वाले भी बनाने शुरू कर देंगे। अब बुलेट प्रूफ का यूज़ तो लाइक इन दी गवर्नमेंट टर्म्स एंड योर डिफेंस एरिया, जहाँ पे हाई सिक्योरिटी की ज़रूरत है, मिलिट्री एंड ऑल द थिंग्स, वहाँ पे आपका इसका यूज़ होगा, राइट। सो दीज आर ऑल दी पोर्टफोलियो वाली चीज़, मतलब इनके क्या क्या ऐसे कौन कौन से ग्लासेस है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बेसिक ग्लास लेते हैं, उस पर कई सारी चीज़ें करके, उस पर वैल्यूडेशन करके उसको इस लायक बना जाता है कि वो डायरेक्टली वहाँ पे प्लेस किया जा सके। उसमें कटिंग एंड योर लेमिनेशन एंड योर लाइक टफन ग्लास का जो सीन है, उसको फायर रेजिस्टेंट बनाना है, सो वो भी करेंगे। एंड इस सब से उसको एक कंप्लीट स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, एंड एंड ऑफ द डे इट इज़ रेडी टू बी अप्लाइड देयर, राइट। अब इसमें ऐसा नहीं है ना, मतलब अब सोचो ये एक चेन की तरह है। B2B बिजनेस में ये तो है, इट्स लाइक अ चेन। अब सेजल जो एक काइंड ऑफ प्रॉक्सी कंपनी है, ये कई 10 तरह की कंपनीज को अपने जो ग्लासेस है वो सेल करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ सेजल नहीं है। अब मान के चलो जिससे ये अपना वो ले रहे होंगे, बेसिक कांच खरीद रहे होंगे, वो भी ऐसी तरह की 10 कंपनीज को सप्लाई कर रहे होंगे। अब वो जहाँ से वो कांच आ रहा है उससे पहले जो वो सिलिका सैंड है, इट्स अ बिजनेस इन इटसेल्फ। उसमें भी मतलब काफ़ी वो है पूरा, लाइक बड़े 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 एरियाज होते हैं जहाँ पे सिलिका सैंड के पहाड़ होते हैं, उनको प्रॉपर माइनिंग करके निकाला जाता है, एंड वहाँ पे बहुत सारी मशीन्स, फ्यूल्स, और मतलब उसको जो लाइक पूरा पहाड़ को क्रश करते हैं, तोड़ते हैं, एंड योर प्रॉपर माइनिंग करके उसको निकाल के एंड लेके आते हैं, उसको क्लीन होती है सिलिका। मतलब ये जो इससे पहले वाला जो बिजनेस है ना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे सेजल से पहले पहले दो बिजनेसेस आपके ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तीसरा है सेजल आपका। दो कौन से, एक तो सिलिका वाला, ये अपने आप में एक बिजनेस है जिसमें आपका लाइमस्टोन और सोडा ऐश जो है मिक्सड होता है, ठीक है। वो बिजनेस अलग है, उसके बाकायदा पैकेट्स आते हैं, एंड उसको एक कंपनी, जैसे सीमेंट के आपके वो नहीं आते पैकेट्स, आते पूरे 50-50 किलो के एंड ऑल थिंग्स, वो पूरा आपका आता है। सो उस वैसे वैसे आपके ना इसमें भी आते हैं, एंड वो जाते हैं इन कंपनीज़ के पास, इन फैक्ट्रीज़ के पास जो कांच बनाती है, एंड वहाँ पे वो मशीन्स का यूज़ करके उसको पूरा हाई टेम्परेचर पे ले जाके वो ग्लास बनाती है, बेसिक ग्लास। अब वो इन कंपनीज़ के पास में आएगा, सेजल के पास में अब आया है ये। अब सेजल इसमें अपना काम करेगा एंड उसको आगे भेजेगा। अब आगे वाली कंपनी क्या करेगी, उसका पूरा जहाँ पे उसको भेजना है वहाँ भेज के उसको लगाएगी, उसका इंस्टॉलेशन करेगी, एंड एंड ऑफ द डे वो इट विल बी रेडी टू यूज। स्टिल उसमें भी मान लो टूट गए कई कांच, तो वापस सेजल को ही बना के देना है, एंड मेंटेनेंस वगैरह जो हो गया। सो बहुत सारी चीज़ें आपकी, हालांकि कांच में मेंटेनेंस का कोई ज़्यादा है नहीं, मतलब इट इज़ लाइक एक बार गया तो गया, एंड एक क्रैक भी आ गया तो वो रिप्लेस ही होता है, फिर उसमें कोई रिपेयरिंग वाला सिस्टम नहीं है, तो मेंटेनेंस इज़ नॉट देयर, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो है आपकी आती है। अब इसमें ना एक बिजनेस आपका बीच में वो भी आ गया, जो अब सेजल तो सिर्फ ग्लास बना के दे रहा है, वो जो पैनल्स होते हैं जिनमें आपका ग्लास फिट होता है, वो एक अलग काइंड ऑफ बिजनेस है, राइट। सो इस एक पर्टिकुलर ग्लास में आपके कम से कम 5 से 6 तरह के बिजनेसेस आ जाते हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। एंड ये आपका मेजर मेजर सेजल का प्रोडक्ट वगैरह मैंने बता दिया है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। आपको पता चल जाएगा कि जैसे बुलेट प्रूफ नया सेक्शन इनका आ रहा है, तो इनके डोर्स ओपन हो गए फॉर डिफेंस वाले सेक्शन में भी, राइट। अब इसमें भी सर्टिफिकेशंस एंड लॉट ऑफ लाइक अलग अलग तरह के लाइसेंसेज, उसकी भी ज़रूरत होगी। सेजल विल बी वर्किंग ऑन इट, एंड उसके साथ साथ ये लोग UAE एंड योर गल्फ रीजन वाला जितना भी एरिया है, योर यूरोप, सो ये सब में भी ये लोग करते हैं। मेजरली इनका जो 75% ऑफ रेवेन्यू है UAE वगैरह के स्टेट जगहों से आ रहा है, 25 इज फ्रॉम डोमेस्टिक। सो मेजर आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज जो है बाहर है, इन द ग्लोबल मार्केट इट इज़ देयर, राइट। सो अब हम देखेंगे थोड़े से की ग्रोथ ड्राइवर्स एंड स्ट्रॉन्ग पिलर्स क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सेजल को बेनिफिट करती है एंड सेजल के पर्टिकुलरली पास में है। सो इट इट हेल्प्स इन रेवेन्यू ड्राइविंग, राइट। सो वेरी फर्स्ट इज कि ये इंडस्ट्री ही अपने आप में एक बहुत हाई टेक एंड growing industry. India is a developing country, right, not a developed country. So due to that किसी भी कंट्री का डेवलपिंग जो स्टेज है, उस वक्त में ट्रांसपोर्टेशन, मेजरली आपको लॉजिस्टिक्स और एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन इज द थिंग, बट मेजरली अगर आप टेंजिबल फॉर्म्स में देखोगे तो ये दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। सो ये दो चीज़ें आपकी जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपका आप किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज डेवलप्ड कंट्री,
राइट। सो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपने आप में एक पूरा सेक्टर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग तेज़ी से लाइक इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर दिन कई तरह के बिल्डिंग्स खड़े हो रहे हैं, कई तरह की अलग अलग डिमांड है बिल्डिंग्स की, सबका पर्पस अलग है। राइट। सो ड्यू टू दैट सेजल के लिए अपने आप में इंडस्ट्री में होना ही एक लेवरेज है। राइट। सो यहाँ पे उनको एक की ग्रो ड्राइवर है। एंड टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री जब तक ग्रो करती रहेगी, सेजल को बेनिफिट होता रहेगा, है ना। लाइक कोविड वगैरह में जो पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी स्लो हो गया था, तो वहाँ सेजल ने भी मात खाई होगी, जो ग्लास बनाने वाले हैं उन्होंने भी मात खाई होगी। राइट। सो लाइक दैट पूरा एक लाइक इट्स अ लिंक, है ना। सो इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही इंडस्ट्री वाइज इनको सेजल को लेवरेज मिल रहा है यहाँ से। विद दैट वैल्यू एडेड सेक्शन में ये है, एक बेसिक चीज़ को बेचना वो एक अलग चीज़ है, but due to this value addition section you build your own brand there, and like आप एक इट्स लाइक ये मैंने विंटेज वाले में बोला था, एक कमोडिटी में जब अपनी ब्रांड वैल्यू ऐड कर देते हो, देन यू कैन प्ले ऑन प्राइसेस एंड देयर यू कैन सेट अप योर ग्रेट बिजनेस। सो वो चीज़ यहाँ पे सेजल के साथ में भी जितना अच्छा वैल्यू एडिशन ये करके देंगे, जितने अच्छे तरीके से मतलब पूरा एक इकोसिस्टम ये बना के देंगे, उतना अच्छे इनके पास में ऑर्डर्स एंड डिमांड्स रहेंगे। राइट। सो ये एक चीज़ अपने आप में है, एंड इट इज़ ऑलरेडी डिफरेंट फ्रॉम बेसिक ग्लास, ये ऑलरेडी वैल्यू एडिशन में है, बट इसके अलावा और जो जो वैल्यू एडिशन ये कर सकते हैं, that will make them stand out, right? So this is how the things will work। and एक और सबसे बड़ी चीज़ कि एक साइक्लिक डिमांड नहीं है कि आज 4 बिल्डिंग बनानी है तो 4 बिल्डिंग का ये है कॉन्ट्रैक्ट सेजल को मिल गया, ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स का लेवरेज इनको मिलता होगा, बट ऐसा नहीं है ना कि प्रोजेक्ट्स एक कुछ शॉर्ट टर्म के कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होती है जो शॉर्ट टर्म होती है, उनका एक वक्त के लिए ही वो चलता है पूरा साइकिल। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एक साइक्लिक बिजनेस या साइक्लिक वाला गेम नहीं है, इट इज़ लाइक अ स्ट्रक्चरल डिमांड, मतलब रोज़ आपकी डिमांड वहाँ पे। राइट। सो एंड सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, इसके अलावा जैसे ऑटोमोबाइल आपका हो गया, एंड घरों में हो गया, एंड कई सारे हमारे डेली लाइफ के आइटम्स भी है जो कि कांच के बने होते हैं। हालांकि अभी सीजल का बिजनेस वो नहीं है, एनी डे दे कैन एंटर ऑल्सो, बट मेजरली अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रक्चरल डिमांड है, आपको हमेशा इसकी डिमांड देखने को मिलेगी। राइट। सो एक साइक्लिक सेक्टर नहीं है, आने वाले 50 साल तक देर इज़ क्लियर डिमांड इन इंडिया। सो येस, एंड ऑलरेडी कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट में, तो वहाँ तो और ही नेक्स्ट लेवल पे, मतलब जितना इंडिया में तेज़ी से स्पीड ग्रो करा है, उससे ज़्यादा आपके बाहर के देशों में कर रहा है। राइट। ये तो हम सब जानते ही है, एवरीबडी यूज इंस्टाग्राम, एंड हम सब देख के बोलते हैं वाओ व्हाट अ कंट्री, वाओ दुबई एंड ऑल द थिंग्स, बट वही चीज़ हम इंडिया से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंडिया की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से वहाँ के कंट्रीज़ में हो रहा है। राइट। सो या एंड एक इन्होंने नया सेगमेंट एंटर किया है जिसमें बुलेट प्रूफ, सो एक वो पूरा एक हाई स्पेशलाइज्ड एंड सिक्योरिटी वाला गेम हो गया। सो वहाँ आपके मार्जिन्स बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, है ना। इस तरह के जो बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं जहाँ आपके मार्जिन्स वगैरह के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा लेवरेज मिल जाता है, वो एक अच्छी चीज़ है। एक और ग्लासेस होते हैं लाइक जिनमें प्राइवेसी वगैरह रहता है थोड़ा सा, सो वो एक अपने आप में हाई मार्जिन के हो गए पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हो गए। सो नए नए से स्पेशलाइज सेगमेंट में एंटर करना इट्स अ लेवरेज इन इटसेल्फ, एंड वहाँ आपको एक और काइंड ऑफ बूस्ट मिलता है टू योर बिजनेस, एंड योर डिमांड अगर आपका है वैसी है, एंड आप कितना अच्छे से वैल्यू एडिशन करके उस पर्टिकुलर फील्ड में एक नाम जनरेट कर सकते हो, एंड हाउ मच लाइक यू कैन प्ले आउट इन दैट इंडस्ट्री। राइट। सो दीज आर द थिंग्स विद दैट ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट और बड़े बड़े ऑर्डर्स के बेसिस पे चलता है। सो बड़े ऑर्डर्स मतलब ज़्यादा वॉल्यूम आपका बढ़ता रहेगा हर बार, और जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना मार्जिन्स पे खेलोगे। सो B2B बिजनेसेस में यही होता है कि वहाँ ना मार्जिन्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, बट ड्यू टू वॉल्यूम्स आपका आपका ओवरऑल मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, एंड यू अर्न अ लॉट इन वॉल्यूम। राइट। वहाँ वैल्यू ग्रोथ नहीं होती है, बट मेजरली आपको वॉल्यूम्स आप खेलते हो। सो बट स्टिल कुछ 20% का एबिटा जो आपकी बुलेट प्रूफ वाले सेगमेंट में है, एंड मेजर ये जो आपकी बेसिक ग्लासेस है लाइक लेमिनेटेड टफन एंड ऑल द थिंग्स, इसमें कुछ आपके 15 से 16% का एबिटा है। सो लाइक दैट इसमें भी स्टिल मार्जिन इनके ठीक ठाक है। राइट।
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिस्क को डिस्कस करेंगे। एज एन एक्टिव इन्वेस्टर वी नीड टू नो दैट, एंड रिस्क अगर स्टडी नहीं किया, बाकी चीज़ें स्टडी कर ली, तो फिर यस आर इन्वेस्टिंग रिसर्च लाइक कंप्लीट रिसर्च इज इनकम्प्लीट, राइट। सो लेट्स स्टडी दैट। एंड सबसे 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 बड़ा हाई फिक्स कॉस्ट, ये जो ग्लासेस को वैल्यू एडिशन वाला जो चीज़ है, देखो ग्लास बनना खुद अपने आप में उसमें बहुत सारी मेहनत मशक्क़त और कई सारी बड़ी बड़ी लाइक मशीन्स का यूज़ होता है। बट ये जो है इनका वैल्यू एडिशन वाला, इसमें भी बहुत मशीन्स एंड बहुत लाइक हाई टेक वाली चीज़ों का यूज़ होता है। सो इट्स लाइक बहुत एरिया भी आपको चाहिए है, स्टोरेज के लिए भी आपको चाहिए है। एंड ग्लास ऐसी चीज़ है जिसको आप ना ऐसे नहीं कर सकते। लाइक कपड़े है, कपड़े का वेयर हाउस अगर छोटा भी है स्टिल यू कैन एडजस्ट, राइट। वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप एक बार को कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डू दैट विद ग्लास। एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। सो यू नीड बिग वेयर हाउसेज टू स्टोर इट, एंड आपको बड़े बड़े मशीन्स, मतलब मैंने पूरा प्रोसेसेस को जब समझ रही थी, सो आई गॉट टू नो कितने बड़े एंड कितने हाईटेक रोबोटिक ऑटोमेटेड रोबोटिक मशीन्स भी होती है, राइट। तो वो सब को लेकर जो आप एसेट मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं एंड कितना आपका पैसा उसमें अटकता है, मशीन को चलाना इस अपने आप में बड़ा कॉस्ट। सो वो सब आप कैसे मैनेज कर रहे हो विद हैविंग लो मार्जिन्स, स्पेशली इन B2B बिजनेस। सो वो एक बहुत बड़ा रिस्क अपने आप में है। एंड ये तो प्रॉब्लम इनके साथ में वो उसमें हुआ था इन दी लास्ट, जो जब इनका बैंक्रप्सी आ गया था, वो मैं ये इस रिस्क वाले पॉइंट के बाद मैं आपसे डिस्कस करती हूँ एग्जैक्टली लाइक क्या चीज़ें हुई थी। सो इसके अलावा वर्किंग कैपिटल का रिस्क है। ये B2B बिजनेस में होता ही है, क्योंकि आपने आज तो अपने मशीन का पैसा लगा दिया, उसमें अपना फ्यूल डलवा दिया या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए इन्वेस्ट कर दिया एंड ऑल द थिंग्स, आपने माल बना के भेज भी दिया। अब आगे वाले कॉन्ट्रैक्टर आपको पैसा कब तक देंगे? सो वहाँ तक तो आपका पैसा अटक गया बिजनेस में, आपको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है, आपके पास वर्किंग कैपिटल तो है ही नहीं, फिर आप उसके लिए छोटा मोटा डेट लेते हो, फिर उसके लिए इंटरेस्ट अलग से पे करते हो। सो वो सब चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी हानिकारक हो जाती है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा B2B बिजनेसेस में एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बिजनेसेस में ये रहता ही है, आपका वर्किंग कैपिटल का जो प्रॉब्लम है वो रहता ही है। सो एक बन जाता है। एंड क्लाइंट कंसंट्रेशन, बड़े बड़े जो B2B बिजनेसेस है इनमें 2 से 3 या 5-6 ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, है ना, जो आपका मेजर बिजनेस चलाने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। सो जैसे ही उसमें से भी 1-2 आपके निकल जाते हैं या फिर कोई भी इश्यूज़ की वजह से उनका जो शेयर है वो कम हो जाता है, रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन शेयर है वो कम हो जाता है। सो वहाँ प्रॉब्लम सबको फेस करनी होती है। सो एक बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एंड प्राइस का कंपटीशन है। आपके ही साथ में अगर कोई और कंपनी है जो कि आपसे जल्दी एंड आपसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बना के दे रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, पूरा टेक्नोलॉजी का गेम है ज़्यादातर, राइट। मशीन्स अगर आपके पास में नहीं है, आप कर ही नहीं सकते हो, इसमें ऐसा गेम है। सो वहाँ अगर उनके पास में हाईटेक मशीन्स एंड दे कैन प्रोड्यूस इवन फास्टर देन यू, सो वहाँ आपको एक लैग देखने को मिल सकता है। विद दैट प्राइस सेंसिटिव ऑल्सो, अगर 2 रुपये भी कोई चीज़ सस्ती है, मतलब वॉल्यूम में क्या होता है, 2 रुपये भी अगर, या फिर 2 रुपये तो मुझे लग रहा है मैं बहुत बड़ी चीज़ बोल रही हूँ, आधा रुपया या आपका जो 50 पैसे 25 पैसे अगर ये भी सस्ता होता है ना वॉल्यूम में, वो भी बहुत बड़ा नंबर बन जाता है, राइट। क्योंकि 1-1 2-2 लाख नंबर्स में, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट यूनिट्स लाखों में चलते हैं, ग्लास के जब उठाते हैं करोड़ों में भी उठाते हैं। सो वहाँ आपको ये जो आधे आधे पैसे का ये जो है ना रिलीफ, ये फिर आपको इफेक्ट भी करता है। सो कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड टेक्नोलॉजी बहुत है, राइट। विद दैट सबसे और इम्पॉर्टेंट है कि फॉरेक्स, मतलब कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट्स किस लेवल पे चल रही है। एंड वहाँ मतलब ये जो आपके एक्सपोर्ट बिजनेसेस है इनमें ये सबसे बड़ा पंगा रहता है कि थोड़ा सा भी आपके साथ में ऊपर नीचे हुए प्राइसेस एंड यू लॉस अ बिग चंक ऑफ योर मनी, राइट। एंड कभी कभी ज़्यादा भी मिल जाता है, सो लाइक दैट। एंड लॉजिस्टिक्स पहुंचाने का खर्चा एंड ऑल द थिंग्स, वो भी आपके लिए हेवी पड़ती है। वेयर हाउस में उसको मैनेज करना है। अब पूरा वेयर हाउस भी मैंने बताया था लाइक कितना अच्छा वेयर हाउस आपको चाहिए होगा, सो उसके अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें आपकी बन जाती है। सो ओवरऑल जो सबसे बड़ा रिस्क है वो यही है कि एक तो टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे है, एंड चलो टेक्नोलॉजिकल तो इसलिए कि बहुत जल्दी आउटडेट नहीं होती मशीन्स, राइट। अगर आप उसकी रिपेयर मेंटेनेंस अच्छे से कर सकते हो, बट द मेजर इज़ द हाई फिक्स कॉस्ट, राइट। वो तो आपको देनी ही देनी है। सो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है।
राइट, सो अब की जो बैंक्रप्सी वाली कहानी हुई थी इसको देखते हैं। सो इन्होंने ना क्या किया था, आपको प्रोसेस तो पूरा पता चल गया होगा कि कैसे बेसिक ग्लास बनता है एंड उस बेसिक ग्लास को इवेल्युएशन करके आगे भेजते हैं। सो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि हम जो है पहले सिर्फ ग्लास का ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडिंग का उसको छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग में मतलब वैल्यू एडिशन वाले सेगमेंट में आए। उसके बाद इन्होंने क्या सोचा कि हमने ये तो कर ही रहे, एंड जस्ट टू सेव मार्जिन एंड द थिंग्स हम क्या करेंगे ना, ये वाला जो सेगमेंट है कि हम जो है बेसिक जो आपका ग्लास है वो भी खुद से ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे। सो हमको और लेवरेज मिलेगा, हम मार्जिन्स बचा पाएंगे एंड ऑल द थिंग्स। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे ही बिजनेसेस आपके जो है हाई टेक मशीन्स पे चलते हैं, एंड वहाँ पे बहुत पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए है, बहुत अच्छे लॉजिस्टिक्स आपको चाहिए, तब जाके आपका ये बिजनेस बनेगा। राइट, सो यहाँ ये प्रॉब्लम हुई कि इन्होंने पैसा डाल दिया एंड मतलब इसको प्रोसेस को बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक स्टेप और पीछे ये गए एंड यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं अपना बिजनेस। सो यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम हुई कि ये इस सेगमेंट में मात खा गए, इनका पैसा इन्होंने लगा दिया एंड वो चीज़ ठीक से हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बेसिक ग्लास का जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है एंड उसकी वजह से ये पूरी डिमांड को फुलफिल कर नहीं पाए। नहीं मतलब लाइक डिमांड तो फुलफिल हो रही है बट सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो इनके पास में वो रह गया ना, खाली रह गया वो सब कुछ। तो सो यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं एंड आपका पैसा बन नहीं रहा है, ग्लास तो बन रहा है बट आपका पैसा नहीं बन रहा है, पैसा आपका पिघले जा रहा है। सो वहाँ से फिर ये वाला सेगमेंट भी इफेक्ट हो रहा है एंड इस वजह से आपके आगे भी इफेक्शन लाइक इफेक्ट आ रहा है। सो ड्यू टू दैट इनका पैसा उसमें अटक गया, डेट वगैरह हो गया एंड ये सब के चलते हुए ड्यू टू हाई लाइक इन्वेस्टमेंट एंड उसका रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा है। सो ड्यू टू दैट इंटरेस्ट वगैरह तब के सामने आपको पे करना है, डेट भी पे करना है, फिर वो सब एसेट्स को बेच के ऑल द थिंग्स वो पूरा बैंक्रप्सी हो गया, ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी हो गया। कंपनी लीगली लाइक पूरा डिक्लेयर नहीं हुआ था बट मेजरली बहुत सफ़र कर रहे थे एंड उसके बाद में उसको पूरा बंद करके एक स्ट्रैटेजिक तरीके से इन्होंने जितने भी ऐसे जो काम के लिए सब बेच वगैरह करके एंड वापस अपने इस बिज़नेस पे ध्यान दिया, इस बिज़नेस में आए एंड आज दे आर डूइंग दे आर लाइक फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली। राइट, सो ये एक मेजर रीज़न था। सो यहाँ पे मेजर जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है साफ साफ कि हाई फिक्स कॉस्ट को मैनेज करना ही है। राइट, सो दीज आर ऑल द थिंग्स वी नीडेड टू नो अबाउट सेजल ग्लास लिमिटेड। एंड अब थोड़ा सा सेक्टर के हिसाब से देख लेते हैं। सो अगर आप इंडिया के ओवरऑल ग्लास मार्केट की बात करोगे है ना, इनका जो सेगमेंट है वो आर्किटेक्चरल वाले में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में आता है, बट ओवरऑल ग्लास मार्केट की अगर आप बात करोगे सो जिसमें आपको ऑटोमोबाइल वगैरह भी इंक्लूडेड रहेगा ना। सो 2024-25 के अराउंड ये 77,000 करोड़ का मार्केट है इन इंडिया एंड 2030 तक दैट विल बी 1.2 लाख करोड़ का मार्केट। सो यहाँ पे आपको लगभग 8% का कैगर देखने को मिलेगा, लाइक पर एनम से अगर आप देख लो सो 8% इज ऑलमोस्ट देयर एंड ये लगभग 5 साल का है आपका। राइट, इंडियन अब आर्किटेक्चरल की ही बात करें, आर्किटेक्चरल स्पेस के ग्लासेस में जो डिमांड है वो कैसे होगा। सो 2024 के अराउंड ये था 49,000 करोड़ का या 49,000 करोड़ एंड आगे चल के 2030 में दैट विल बी 70,000 करोड़। राइट, सो यहाँ पे आपको 6.1 और 2% का कैगर देखने के लिए मिलेगा। राइट, अब ये है आपका सेजल का कोर मार्केट। सो लगभग 6% के कैगर से ये पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो करेगा एंड या ग्रोथ इज डिसेंट, अच्छा ग्रोथ है, बहुत जितना एक्सपेक्ट करे उतना तो नहीं है बट डिपेंडिंग कि इट इज़ जस्ट अ प्रोजेक्टेड नंबर। सो बहुत उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें जो इफेक्ट करती है, जो नंबर्स देखने ज़रूरी है बट सिर्फ नंबर्स को लेके प्रोजेक्ट करना भी सही नहीं है एंड और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमको स्टडी करने होंगे एंड देन आफ्टर यू कैन प्रोडिक्ट फ्यूचर। बट स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर आप खुद देखो ना, क्यों मेरी सुन रहे हो, क्यों किसी और की सुन रहे हो, आप खुद जाओ, निकलो अपने शहर जाके देखना कितने तरीके के बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कितना ग्लास में काम हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। मेजरली लाइक गली गली के जो शोरूम्स होते हैं, छोटे मोटे शोरूम्स होते हैं, उनके तक आज पूरे जो फसाड है वो ग्लास के बने होते हैं, उनके पार्टीशंस ग्लास के बने होते हैं, उनके जो डोर्स वगैरह सब ग्लास के होते हैं। राइट, सो डिमांड इज स्टिल देयर। राइट, डिमांड तो है ही, स्टिल देयर क्या, वो तो है ही एंड वो रहेगी अगले आने वाले कई सालों तक। दिस इज मैं गारंटी से बोल सकती हूँ चीज़। राइट, क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व्ड। राइट, देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, रियल ग्राउंड रियलिटी पे काम करोगे, आपको खुद अपना अपना कन्विक्शन बनने लग जाएगा।
विद दैट ग्लोबल मार्केट भी डिस्कस करेंगे क्योंकि सेजल तो ग्लोबल मार्केट में भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड वहाँ से भी इनका बिजनेस बहुत अच्छा है. सो 2024 में दैट वाज 28 लाख करोड़ का मार्केट. ये ओवरऑल बता रही हूँ ना, ओवरऑल ग्रास मार्केट कैसा है. एंड 2030 तक दैट विल बी 36.5 लाख करोड़ का मार्केट. सो 4.5% के कैगर से यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा. एंड ग्लोबल आर्किटेक्चरल ग्रास मार्केट की अगर आप बात करते हो सिर्फ आर्किटेक्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्शन में, सो 2024 में दैट वाज 20 लाख करोड़ का मार्केट. एंड आने वाली 5 साल में 2030 में दैट विल बी 26 लाख करोड़ का मार्केट. सो यहाँ पे आपको 4% की कैगर से ग्रोथ देखने को मिलेगी. राइट. सो या द ग्रोथ इज गुड. एंड द सेजल, फॉर सेजल इट्स अ ग्रेट इंडस्ट्री एंड सेजल कैन डू रियली ग्रेट. एंड पूरा का पूरा वॉल्यूम का खेल है एंड वैल्यू एडिशन है तो दे कैन ऑल्सो चार्ज हायर. राइट. सो आई होप आपको सेजल का ये पूरा समझ में आ गया होगा, ऑल दी कंप्लीट बिजनेस मॉडल एंड हाउ एंड विच सेक्शन इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है. राइट. बाकी हम रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे एंड कौन कॉल भी डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट हमको और डायरेक्शन मिल जाएगा. राइट. अभी आप आराम से आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो एंड इसमें भी अब आप डीप रिसर्च कर सकते हो. आपको एक बेस मिल गया है, आप इसमें जितना रिसर्च करना चाह रहे हो कर सकते हो. राइट. सो विद दैट आपको ना सेजल छोड़ो पूरी ग्लास इंडस्ट्री का नॉलेज मिलेगा एंड फिर आप उस इंडस्ट्री को समझ के उसमें से अपना जो कंपनी आपको लगता है आगे चल के अच्छा करेगा उसको पकड़ो. एंड यस, यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम देयर. नो सजेशंस, नो नथिंग, जस्ट प्योर रिसर्च नॉलेज एंड क्रिटिकल माइंडसेट थिंकिंग. राइट. सो वो सबको फॉलो करो, बेसिक चीज़ों पे काम करो एंड इट इज़ नॉट दैट टफ. बट ये है कि आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा एंड लाइक थिंक very critically. Right. So like try to connect all the dots. Right. So sector काफ़ी अच्छा है and you'll get more insights in the upcoming videos. So yeah, till then do research. I'll see you in the next video. Bye bye. Thank you.